जय हिंद स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो जितने भी नाजीज थे, जो वॉर क्रिमिनल्स थे, वॉर क्रिमिनल जानते हो किसको कहते हैं? ऐसे लोग जो वॉर के टाइम पे क्राइम कर रहे हैं या फिर जो वॉर में जो है कि क्राइम कर रहे हैं, और इनके क्राइम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हीनियस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक इन नेचर है। तो इतना भयानक वॉर हुआ 4 साल के अंदर। देख लो, एक बार हिसाब लगाओगे तो लगभग 60 लाख तो सीधे सीधे ज्यूज ही मारे गए। तो एक मोटा मोटी हिसाब ये है कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग मारे गए 4 साल के अंदर। 1 करोड़ लोगों का जनसंख्या, ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी और पूरे के पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को दहला देने वाली स्थिति। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो था ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है, तुम्हारे क्राइम्स और तुमको जो पनिशमेंट मिलता है उसके बीच में कुछ ना कुछ मिसमैच होता है। या तो मिसमैच होता है या तो तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। देखो, जो चीजें होनी चाहिए देश में, जो चीजें किसी आइडियल देश में, अच्छे देश में होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर है। डेमोक्रेसी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और एक फेडरल स्ट्रक्चर भी है। तुम गोल्ड में किसी को पे करोगे, तुम्हारे पास तुम गोल्ड परचेज कहीं से नहीं कर पा रहे या फिर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो होगा क्या? गोल्ड रिजर्व धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। आता है दिसंबर के बाद जो है ये फिगर ट्रिलियंस में चला जाता है। कहने का मतलब तुम पूरा भर के पैसा लेकर के आ रहे हो एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए, ठीक है? इतना खराब स्थिति था जर्मनी की। अब इस स्थिति को बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो उसमें आर्मी ज्वाइन करता है। हिटलर क्या था, हाइट में छोटा था और उतना जो है कि वेल बिल्ड नहीं था, तो उसको एज अ मैसेंजर ही रखा गया कि तुम क्या करोगे, केवल और केवल मैसेजेस पहुंचाने का काम करोगे, तुम लड़ाई में सोल्जर की तरह पार्टिसिपेट नहीं करोगे। लेकिन फिर जब कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जहां पर उसने जो है कि बहुत ही एक्सट्रीम वैलर का वो दिखाया, जो है कि जज्बा दिखाया, वो सब दिखाया, तो उसकी वजह से उसको प्रमोट करके कॉर्पोरल बना दिया गया। जय हिंद स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो देखो, जो भी लोग अभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हुए हैं क्लास 9th का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो जाकर के ज़रूर देखें। और सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड चैप्टर के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग थर्ड चैप्टर लेकर के आएँ, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है या फिर टेस्ट वगैरह होने वाले हैं। तो इसके लिए पहले ये वीडियोज़, उसके बाद फिर हम लोग बहुत जल्द चैप्टर 2 द रशियन रिवॉल्यूशन या फिर सोशलिज्म इन सोवियत रशिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। खैर, तो जैसे देखो, था क्या कि 20th सेंचुरी का जो टाइम था, 20th सेंचुरी मतलब 1900 के बाद का जो समय था, वो पूरे के पूरे दुनिया के लिए अच्छा भी था, बुरा भी था और बहुत बुरा भी था, ठीक है? अच्छा इन द सेंस कि कुछ देश ऐसे थे जो इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते पे थे, है ना? कुछ देश ऐसे थे जो डिफरेंट कॉलोनीज बना लिए थे। अब इसमें यह भी चीज़ है कि भाई, तुम अगर कहीं जा करके कॉलोनी बनाओगे तो जिस एरिया को या जिस देश को तुम कॉलोनाइज कर रहे हो, वो भी, या जिस एरिया पे जा करके तुम अटैक कर रहे हो, उसको नुकसान होगा। और बहुत सारे देश ऐसे थे जहाँ पर इस नुकसान की कोई भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है, ठीक है? और इसी समय पूरे के पूरे दुनिया में, बेसिकली ये स्टार्ट यूरोप से हुआ, लेकिन ये फिर पूरे के पूरे दुनिया में फैला। 2 बहुत बड़े वॉर जो है कि हम लोगों को देखने को मिले। एक ही सेंचुरी में 2 बड़े बड़े वॉर देखने को मिलना, और उसकी वजह से पूरा का पूरा यूरोप और उसके साथ साथ इनडायरेक्टली पूरा का पूरा दुनिया बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ था। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे कि अच्छा, इन सारे वॉर्स के बीच में, या फिर जो बेसिकली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसके बीच में एक बहुत ही सेंट्रल फिगर था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो देखो, है क्या, तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है उसकी शुरुआत होती है कहानी से इन 1945। तो 1945 में एक बच्चा होता है हेलमथ, जो कि जर्मनी में रहता है, और वहाँ पर उसके फादर जो थे वो फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। तो उनको ये डर लगा रहता है कि अब जो है हम लोग वॉर हार गए हैं। अब देखो, ये वर्ल्ड वॉर 2 एंड होने के कगार पे है, ठीक है? उसी टाइम की बात है। तो कगार पे है, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम पे एक्चुअली भी खत्म हो गया था। अप्रैल में ही ये लोग सरेंडर कर दिए थे। तो मई में सरेंडर किए थे, हाँ। तो उसी मई की बात है 1945 की। तो इनको लग रहा था कि अब जो हम लोग ज्यूज के साथ या जिप्सीज के साथ किए हैं, एलाइड सोल्जर्स भी हमारे साथ वही सेम चीज़ करेंगे, ठीक है? तो अब ये लोग क्या करना चालू किए कि हेलमथ के जो फादर थे वो अपने आप को गोली मार लिए, अपने ऑफिस में सुसाइड कर लिए। और अब हेलमथ को इससे डर लगने लगा कि कहीं मेरे फादर की तरह हमें भी जो है कि मरना नहीं ना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि हमारी फैमिली हमको पॉइजन कर दे, जहर दे दे। इस वजह से वो घर पे खाना ही नहीं खा रहा था, ठीक है? अब था क्या कि हेलमथ और उसकी जो फैमिली थी, हेलमथ के फादर जो थे, वो नाजीज के सपोर्टर थे। और नाजी पार्टी किसकी थी? हिटलर की पार्टी थी,
ठीक है। तो अब ये लोग किए क्या थे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इतना डर क्यों पैदा हुआ था। तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या होता है, एक सेकेंड, समथिंग इज नॉट राइट, यस। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देखो मई 1945 में जर्मनी क्या करता है, सरेंडर कर देता है, और जो अलाइड पावर्स थे वो दोनों तरफ से, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट से, दोनों साइड से बर्लिन के ऊपर अटैक करते हैं। बैटल ऑफ बर्लिन होता है। बैटल ऑफ बर्लिन के पहले ही हिटलर अपने आप को गोली मार चुका होता है अपने बंकर में। उसके साथ साथ उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबल्स, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेता है। ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया, IMT। कहां बनाया गया? न्यूरेमबर्ग में बनाया गया। ठीक है। वहां पर जितने भी नाजीज थे, जो वॉर क्रिमिनल्स थे, वॉर क्रिमिनल जानते हो किसको कहते हैं? ऐसे लोग जो वॉर के टाइम पे क्राइम कर रहे हैं, या फिर जो वॉर में जो है कि क्राइम कर रहे हैं, और इनके क्राइम ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा हीनियस हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक इन नेचर है। तो इनको देखो, इनके क्राइम्स अगेंस्ट पीस एंड वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये पूरे के पूरे समाज के लिए और पूरे के पूरे सोसाइटी के लिए खतरा है। ऐसे लोग थे। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, लेकिन इस न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल जो था, जो बैठा हुआ था, उसमें केवल और केवल 11 सोल्जर्स को या 11 नाजीज को ही जो है कि वो किया गया था, डेथ सेंटेंस दिया गया था। बाकी सारे के सारे या तो जो है कि छोटे मोटे चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए, या फिर जो है उनको छोड़ दिया गया पूरा का पूरा। ठीक। अब इसमें हुआ क्या था, इस वॉर में लगभग 6 मिलियन जीव, 60 लाख जीव्स मारे गए, 200,000 मतलब कि 2 लाख जिप्सीज मारे गए, 10 लाख पोलिश सिविलियंस मारे गए, पोलैंड में जो लोग रहते थे वो लोग मारे गए, और 70,000 जर्मन्स ही मारे गए। कौन लोग? जिनको मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड कहा जाता था। ठीक है, मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड कहा जाता था, वो सारे के सारे लोग भी मारे गए। तो इतना भयानक वॉर हुआ 4 साल के अंदर। देख लो, एक बार हिसाब लगाओगे तो लगभग 60 लाख तो सीधे सीधे ज्यूज ही मारे गए। तो एक मोटा मोटी हिसाब यह है कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोग मारे गए होंगे 4 साल के अंदर। 1 करोड़ लोगों का जेनोसाइड, ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी, और पूरे के पूरे समाज को, पूरे के पूरे सोसाइटी को एकदम दहला देने वाली स्थिति थी। ठीक है। ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये जब चीज़ें हम लोग जो है कि जा करके इसको जो है कि चेक किया गया, फैक्ट चेक किया गया। अब हुआ क्या था कि जब US सोल्जर्स जब इस वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, तो वो इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने के लिए अपने साथ प्रॉपर कैमरा क्रूज वगैरह लेके गए थे। लोग लेके, फोटोग्राफर्स लेके गए थे, वीडियोग्राफर्स लेके गए थे, जो जितने भी अब ऑक्यूपाइड जो भी जर्मनी का जो रीजन था उसमें जब ये लोग गए, तो ऐसे सीन्स थे। कुछ जगह होते थे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते थे, उसमें गैस चेम्बर्स बनाए गए थे। अब यहाँ पर ऐसा सिचुएशन था कि लगातार वो अब कई किलोमीटर दूर हैं किसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप से, तो वहाँ पर चिमनी से लगातार धुआं निकलता हुआ देख रहे हैं। तो अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ बनाई जा रही है ऐसी जो दिन रात चल रही है। चिमनी दिन रात जो है कि धुआं निकल रहा है उसमें से। तो जब वो पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर दिन रात जितने भी लोग वहां कैद थे उनकी लाशें जलाई जा रही थी, और मास ग्रेव्स मिली हैं। मास ग्रेव्स मतलब एक साथ 10-10 हजार लोगों का जो है कि वो मिला था, ग्रेव मिला था। एक बड़ा सा गड्ढा खोद करके 10,000 लोग, 20,000 लोग ऐसे ऐसे करके वहां दफनाए गए थे। तो ये सिचुएशन थी, ये स्थिति थी उस टाइम पे जर्मनी में, पोलैंड में, ये सब जगह। अब पोलैंड को हिटलर अपना एक्सपेरिमेंट का पूरा वो बनाता है, हब बनाता है। तो जितने भी तरीके से जिप्सीज को, ज्यूज को, इन सबको प्रोसिक्यूट करना है, वो सारा का सारा काम, जैसे जैसे टॉर्चर करना है, वो सारा का सारा काम कहाँ हो रहा था? इन्हीं कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हुआ करता था। ठीक है। तो ये सारे क्राइम्स थे अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और ये सब चीजें जैसे हेलमत के फादर थे, उनको मालूम थी कि भाई हम लोगों ने ये किया है। तो अगर हम लोगों ने ये किया है
तो हम लोगों को इन लोगों को ये डर लगने लगा कि जो काम हम लोग किए वही सेम चीज़ हमारे साथ दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, इसी वजह से पूरा का पूरा समाज में नाज़ीज़ में डर का माहौल था। ठीक, अब देखो इसके बाद हम लोग बात करें किसके बारे में कि ये सब चीज़ें, ये सब सिचुएशन आई कैसे। अब ये सिचुएशन आई कैसे, इसको जानने के लिए हम लोग को थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा इतिहास में। तो हम लोग चलेंगे अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अराउंड या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसे ही जैसे अभी फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसमें भी डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व थी। जैसे दो टाइप के पावर्स थे, सेंट्रल पावर था और यहां पर भी एलाइड्स थे, एलाइड पावर। ये दो टाइप के लोग थे। अब इसमें था क्या कि एलाइड पावर में तीन देश थे, इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस। ठीक है, इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस। सेंट्रल पावर में कौन कौन था? सेंट्रल पावर में जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया बेसिकली था। ऑस्ट्रिया हंगरी जो भी उस टाइम पे देश था वो था। ठीक है, तो ये सारे दो ग्रुप बन गए थे जो दोनों आपस में क्या करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे। ठीक है ना, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो जिसके बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक, 1914 से 1918 तक। इसी में बाद में क्या होता है, एलाइड पावर्स में ही यूएसए की एंट्री होती है। ठीक है, और यूएसए के एंट्री से क्या होता है कि सक्सेसफुली जो है कि डिफीट कर देते हैं सेंट्रल पावर को, और सेंट्रल पावर को डिफीट कर देते हैं तो भाई होता क्या है कि इनके ऊपर अब एक पीस ट्रीटी लगाई जाती है जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ही बोला जाता है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि हाँ, जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज था वहां पर एलाइड पावर्स ने क्या किया कि इनके ऊपर बहुत ही हार्श ट्रीटी लगा दी। ठीक है ना, हार्श जो है कि कंडीशंस लगा दिए। क्या क्या कंडीशंस लगा दिए भाई? सबसे पहले तो जितने भी जर्मनी की फोर्सेस थी, मिलिट्री थी, उन सबको क्या कर दिया गया, मोस्ट ऑफ द फोर्सेस को डिसबैंड कर दिया गया। मतलब अराउंड जर्मनी केवल अपना 20-25% फोर्सेस ही रख सकता है। इसके साथ साथ जितना भी हैवी आर्टिलरी वगैरह हुआ करता था, वेपन्स हुए करते थे, एडवांस वेपन हुए करते थे, वो सारे वेपन्स वगैरह भी क्या कर लिए गए, सीज कर लिए गए। अब इसके अलावा और क्या होता है कि जर्मनी क्या करता है, जर्मनी के पास जितनी भी कॉलोनीज थी, अब हम लोग जानते हैं कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हम लोगों को मालूम है कि कैसे इंपीरियलिज्म की तरफ पूरी पूरी दुनिया बढ़ रही थी। ठीक है, कैसे एक दूसरे से compete कर रहे थे कि हाँ हम कौन ज़्यादा कॉलोनीज बना सकता है किसी एरिया में, है ना। तो वैसे ही जर्मनी भी कर रहा था, तो जर्मनी के भी कुछ कुछ कॉलोनीज थे, तो वो सारे के सारे ओवरसीज जितने भी बाहर के कॉलोनीज थे वो सारे कॉलोनीज ये लोग एलाइड पावर आपस में ही डिवाइड कर लिए थे। इसके साथ साथ 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन वॉज डेड, आइदर डेड या फिर उनको किसी न किसी तरीके से प्रिजन में रखा गया था। ठीक है, इनके जितने भी टेरिटरीज थी, जितना एरिया था उसका 13% पे कब्जा कर लिया गया, 13% एरिया पे कब्जा कर लिया गया। उसके साथ साथ 75% जहां जो आयरन का प्रोडक्शन होता था, जहां पे आयरन और या फिर आयरन और माइंस हुआ करती थी, वो सारे एरियाज पे कब्जा कर लिया गया। और 26% इनके कोल रिजर्व पे भी कब्जा कर लिया गया, जो कि किसको चला गया, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया को चला गया। ठीक है, तो और इसके साथ साथ इतना ही नहीं था, इसके साथ साथ इनके ऊपर एक वॉर गिल्ट क्लॉज भी लगाया गया, और अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज जर्मनी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस टू द एलाइड पावर्स, और इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, 6 बिलियन पाउंड भरना पड़ेगा एट दैट टाइम ऑफ मनी, एट दैट टाइम, उस टाइम का 6 बिलियन पाउंड भरना पड़ेगा। ऑलरेडी यहां पर डिसआर्मामेंट भी हो चुका है, उसके साथ साथ जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो माइंस वगैरह हुआ करती थी, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है, वो चीज़ें हुआ करती थी, वो चीज़ें भी छीन ली गई। और अब क्या किया गया, 6 बिलियन पाउंड का उनके ऊपर डेट भी लगा दिया गया कि भाई ये तुमको पे करना है। ठीक है, उसके साथ साथ जो ह्यूमिलिएशन हुआ जर्मनी का, वो अलग चीज़ थी, बेइज्जती जो हुई वो भी अलग, वो अलग चीज़ थी।
कि तुमको बेइज्जत भी कर रहे हैं, तुमसे पैसा भी ले रहे हैं, तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी भी छीन लिए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और बहुत ही रिसोर्स रिच एरिया था, राइनलैंड। ठीक है, अब ये राइनलैंड का बहुत इंपॉर्टेंस है ना, क्योंकि हिटलर जब के प्रोपोगेंडा में ये राइनलैंड बार 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 आया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन किया गया था वो जर्मनी के लिए बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था और पूरे के पूरे डिस्ट्रक्शन के लिए जर्मनी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। इसके साथ साथ जो भी एलाइड पावर्स थे उन लोगों ने पूरा का पूरा ब्लेम जर्मनी के ऊपर डालने के साथ साथ पूरा इकोनॉमिक डिप जो है कि बर्डन भी जर्मनी के ऊपर डाल दिया। ठीक है, जर्मनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो था ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है, तुम्हारे क्राइम्स और तुमको जो पनिशमेंट मिलता है उसके बीच में कुछ ना कुछ मिसमैच होता है। या तो मिसमैच होता है या तो तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। अब इन चीजों की वजह से जो डिसकंटेंट होता है, गुस्सा होता है, वो अंदर ही अंदर पनप रहा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही चल रहा था कहां पर, जर्मनी में। अब हुआ क्या कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जर्मनी में भी किंग का रूल हुआ करता था, राजा रानी रूल करते थे और मोनार्की हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद मोनार्की अबॉलिश किया गया। मोनार्की अबॉलिश करने के बाद क्या किया गया, एक नेशनल असेंबली बनाया गया। कहां पर, एक जगह थी जिसका नाम था वीमर, और वहां पर क्या किया गया, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन लिया जाएगा और इसका एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा। देखो, जो जो चीजें होनी चाहिए देश में, जो जो चीजें किसी आइडियल देश में, अच्छे देश में होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहां पर है। डेमोक्रेसी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और एक फेडरल स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, ये तीनों चीजें हैं, डिवीजन ऑफ पावर भी है। लेकिन फिर भी जो जितना भी यहां पर नुकसान हुआ, उस नुकसान के लिए इन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है, इन्हीं लोगों को जिम्मेदार क्यों ठहराया गया? अच्छा, इनको नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था, नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता था। क्यों? क्योंकि नवंबर में ये पीस ट्रीटी साइन हुई थी और इस पीस ट्रीटी के लिए वीमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी भी तरीके का कोई नेगोशिएशन ये लोग करने की स्थिति में नहीं थे। तो इनके ऊपर जो भी ब्लेम लगाया गया, जो भी आरोप लगाया गया, वो सारा का सारा ये लोग मान लिए और सब कुछ एक्सेप्ट करके, पूरा का पूरा कंप्लीट अटर डिफीट एक्सेप्ट करके ये लोग वापस चले आए। ठीक है, तो इस वजह से लोगों के अंदर इनके प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा था। अच्छा ठीक है, गुस्सा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो इनको वही नवंबर क्रिमिनल नाम से जो है कि फेमस कर दिया गया। अब इसके साथ साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो क्या करता है भाई, वो पूरे के पूरे दुनिया के ऊपर या पूरे पूरे जर्मनी के ऊपर एक अलग सा छाप छोड़ के जाता है। ठीक है, क्या छाप छोड़ के जाता है भाई? सबसे पहले वॉर को, इन जितने भी पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, नेता लोग हुआ करते थे, उस वॉर को ग्लोरीफाई करते थे। दोनों ही पार्टीज, जो हार गई हैं वो भी, जो जीत गए हैं वो भी, दोनों ही पार्टीज वॉर को ग्लोरीफाई करने लगी। सोल्जर्स को लोगों से या फिर सिटीजन से ऊपर रखा जाने लगा। ठीक है, कि सोल्जर्स का स्थान बाकी आम जनता से ऊपर है। अगर आप सोल्जर हो तो आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ऐसा सिचुएशन था जैसे सोल्जर्स को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है, और वॉर को ग्लोरीफाई करना, अब समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि भाई देखो, सोल्जर्स हैं भाई, इतना जो है कि अपना जान जोखिम में डाल करके देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सम्मान कर कैसे करेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर सम्मान के लिए क्या किया जा रहा है कि उनको एक सेलिब्रिटी वाला दर्जा दे दिया गया, लेकिन जो भी हार्डशिप्स वो लोग फेस कर रहे थे, उन हार्डशिप्स को कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया। जैसे इस वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर होता था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर हुआ। ट्रेंच वॉरफेयर समझते हो क्या होता है? जैसे ओपन लैंड है, पूरा का पूरा खाली जमीन है। अब उस खाली जमीन पे हमको क्या करना है, मान लो लड़ाई करनी है, हमारे सामने किसी भी तरीके का कोई कवर नहीं है। तो किसी भी तरीके का जब कोई कवर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई सामने से गोली लगेगा और हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, तो अब सोल्जर्स ने इससे बचने के लिए क्या तरीका अपनाया, वो लोग गड्ढा खोदना स्टार्ट किए।
ट्रेंचेस खोदना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे करके ट्रेंचेस खोदते जाते थे, अपने हाइट भर का ट्रेंच खोदते थे, अपनी हाइट से थोड़ा सा ऊंचा, कि अगर मारना हो तो ऊपर चढ़ के गोली मार सकें, और फिर जाना हो तो आगे हम लोग ऐसे करके मूव कर सकें बिना किसी जो है कि उसके डर के, या फिर बिना किसी खतरे के। ठीक है, लेकिन अब उसमें होता क्या था कि लगातार अब इस चीज से बचने के लिए, इस चीज को काउंटर करने के लिए जो सामने ओपोनेंट है वो भी कुछ ना कुछ करेगा। अब वो लोग क्या करना चालू किए, मॉर्टार की शेलिंग करना चालू की है। अब मॉर्टार की शेलिंग में क्या होता था, वो बैठे हुए 500 मीटर दूर, वहीं से वो शेल्स उठा उठा, शेल्स जो है कि बॉम्बार्ड कर रहे हैं और ट्रेंचेस में आ रहा है, तो पूरा पूरा ट्रेंच एक साथ खत्म, तबाह। और इसके साथ साथ जो भी सोल्जर्स वहां मर गए उनको प्रॉपर क्रिमेशन नहीं मिलता था, प्रॉपर बरियल नहीं मिलता था, उनका अंतिम संस्कार ढंग से नहीं हो पाता था, लाशें सड़ रही होती थी। ठीक है, ये सिचुएशन था। और उसके साथ साथ वहां पर बारिश हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सब सोल्जर्स को सहना है। ठीक है, बीमारियां फैल गई हैं, पैंडेमिक्स फैल गए हैं, वो सोल्जर्स को सहना है। उसके साथ साथ जो लगातार वॉर हो रहा है, शेलिंग हो रही है, वो तो झेलना ही झेलना है, आगे भी बढ़ना है। अगर तुम किसी एक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारे रैंक को तुम कम कर दिया जाता था, तुरंत डिमोट कर दिया जाता था। और सोल्जर के लिए डिमोशन, ये समझ लो कि उससे बड़ी बेइज्जती कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है, और उसके साथ साथ ये सोल्जर्स कौन थे भाई, ये सोल्जर्स, इसमें मैक्सिमम सोल्जर्स थे ऐसे लोग जिनका उम्र 16 साल, 17 साल, 18 साल था। ठीक है, अभी इनके दिमाग के सारे न्यूरॉन्स जुड़े हुए नहीं होते इस उम्र में। ठीक है, इसलिए आदमी इरैशनली एक्ट करता है इस उम्र में, 13 से 17 साल का जो टीनेजर्स बोला जाता है जिनको। तो उस टाइम पे क्या होता है कि तुम्हारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तुम्हारे ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स जो है कि जुड़ रहे होते हैं, कनेक्शंस जुड़ रहे होते हैं। और कनेक्शंस अगर जुड़ रहे हैं, जुड़े नहीं है कंप्लीटली, तो तुम्हारे डिसीजंस ज्यादातर बेस्ड ऑन इम्पल्स होते हैं, न कि बेस्ड ऑन लॉजिक। ठीक है, अब इस वजह से सोल्जर्स इंपल्सिवली भी बिहेव करते थे। कम उम्र के सोल्जर्स हैं, उतना उनके अंदर जो है कि न तो उनके अंदर उतना एक्सपीरियंस है, न तो उनके अंदर उतना पेशेंस है। अब किसी इंसान को अगर उस टाइम पे ट्रॉमा हुआ, अपने साथी को मरता हुआ देखा, उसको ट्रॉमा हुआ, पता चला कि वो लड़ाई ही नहीं कर पा रहा है, या फिर वो जब भी उस वॉर से बाहर निकलेगा तो कभी नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारी जो हार्डशिप्स थी, उन हार्डशिप्स को भूल करके, उनको इग्नोर करके, ये जो है कि झंडा लहराया गया कि भाई हमारे सोल्जर्स हमारे जो है कि बैकबोन है और समाज में सबसे ऊपर स्थान इनका है, उनके लिए हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे भाई, उनका फायदा उठा करके, उनका नाम लेकर के अपना पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करेंगे। ठीक है, यही सेम चीजें चल रही थी कहां पर, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। ठीक, तो देखो हुआ क्या कि वॉर प्रोपेगेंडा लगातार फैलाया गया और जो भी सोल्जर्स को नेशनल हीरो की तरह ऑनर किया जाने लगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर टाइम पे एक और समस्या थी कि जो भी लीडरशिप है, जो भी वीमर रिपब्लिक में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग इस चीज को नहीं चाहते थे कि इतना ज्यादा ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए वॉर का। क्यों? क्योंकि अगर वॉर ग्लोरीफाई होगा तो इनको फिर से वही क्रिमिनल की तरह देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग डिफीट एक्सेप्ट करके आए थे, जो कोई करना नहीं चाहता है। ठीक है, तो बर्लिन में थोड़ा जो एटमॉस्फेयर था, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, वो थोड़ा सा ऐसा चाह रहा था कि डिक्टेटरशिप को लोग फेवर करना चाह रहे थे। इसके साथ साथ एक और तरीका था सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। उस टाइम पे बोल्शेविक लीडर्स, अब ये सोचो, ये समय कब का है, 1919 का समय है। तो उस टाइम पे ऑलरेडी रेवोल्यूशन हो चुका है रशिया में। ठीक है, 1917 के बाद की बात है। तो वहां पर लेनिन का जो है कि आ चुका है, रूल आ चुका है, बोल्शेविक पार्टी रूल कर रही है। तो बोल्शेविक सब केवल और केवल यहां तक, वो यूएसएसआर तक या फिर जो भी रशिया था उस टाइम पे, वहीं तक सीमित नहीं है। वो अब आकर के पूरे जर्मनी में फैलने लगे। तो वहां पर इन्होंने चेंज देखा, तो यहां पर भी डिमांड होने लगा कि हाँ, हमारे यहाँ भी सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वीमर रिपब्लिक इसके खिलाफ था, बोला कि नहीं, सोवियत स्टाइल गवर्नेंस अगर होगा तो वो भी एक तरीके का डिक्टेटरशिप ही है, क्योंकि वहां पर भी एक ही पार्टी रूल कर रही है। ठीक है, वहां पर भी चॉइसेस नहीं मिलेंगे लोगों को, चॉइसेस नहीं मिलेंगी तो डेमोक्रेसी पनप नहीं पाएगा। तो हुआ क्या कि कुछ वॉर वेटरन्स थे, वॉर वेटरन समझते हो, ऐसे लोग जो कभी पहले वॉर में पार्टिसिपेट किए थे, लड़ाई लड़े थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था फ्री कोर्स। ठीक है,
फ्री कोर ऑर्गेनाइजेशन था, उसके साथ वीमर रिपब्लिक मिल करके ये जो सोवियट्स का अपराइजिंग था, बोल्शेविक पार्टी का अपराइजिंग था, उसको क्रश किए। ठीक, इसके बाद देखो क्या हुआ। हाँ, इसके बाद की कहानी कुछ ऐसी है कि जो भी जर्मनी में लड़ाई झगड़ा हो रहा था या जो भी कुछ हो रहा था, वो वहां पर एक तरीके से पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन चल रहा था। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन समझते हो क्या होता है? जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इंसानों का ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दे, वो लॉजिकली बिहेव न करें और इतना इलॉजिकल हो जाएं कि सामने वाला या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी कह रही है उसको आंख बंद करके मानने लगे, उसको हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन। आदमी अपना काम धंधा छोड़ करके, सब कुछ चीजें छोड़ करके, और अगर अपने ही लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगे कि तुमने इस पॉलिटिकल पार्टी या इस पॉलिटिकल फिगर को कैसे कुछ बोल दिया, लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा चालू कर दें, तो इसका मतलब तुम समझ जाओ कि उस पर्टिकुलर देश में पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हो गया है या चल रहा है बहुत ही रफ्तार में। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जर्मनी जो है लड़ाई जो लड़ा वो लार्जली किस पे डिपेंडेंट था? लोन पे डिपेंडेंट था। और इसके साथ साथ इनको जो भी पे करना था, पेमेंट जो भी करना था, जो 6 बिलियन पाउंड का इनके ऊपर कर्ज लगा हुआ था, वॉर डेट लगा हुआ था, वो रेपरेशंस लगे हुए थे, वो इन लोगों को करेंसी में नहीं पे करना था। वो किस में पे करना था? वो पे करना था भाई, एक सेकेंड, वो पे करना था इनको गोल्ड में। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि धीरे धीरे इनके गोल्ड रिजर्व क्या होने लगे? डिप्लीट होने लगे, है ना, डिप्लीट होने लगे। अब देखो, तुम गोल्ड में किसी को पे करोगे, तुम्हारे पास, तुम गोल्ड परचेज कहीं से नहीं कर पा रहे या फिर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो होगा क्या? गोल्ड रिजर्व धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। अब हुआ क्या, 1923 में जर्मनी रिफ्यूज कर देता है कि भाई अब हम पे नहीं करेंगे, और जो फ्रांस था, फ्रेंच थे, वो क्या करने लगे, इसका एक और इंडस्ट्रियल एरिया था जहां पर ढेर सारे इंडस्ट्रीज इसको छोड़ दिए थे उस टाइम पे, जिसका नाम था रूर, उसको कैप्चर कर लेते हैं और वहां पर जितना भी कोल रिजर्व है वो अपने ले लेते हैं। अब ये सोचो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कोल होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था किसी भी देश के पास। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा इंडस्ट्री को वही कोल ही पावर कर रहा था, है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे गोल्ड रिजर्व डिप्लीट होगा, तो ये लोग क्या करना चालू किए, अपने देश में स्टेबिलिटी लाने के लिए पेपर करेंसी छापना चालू किए। अब पेपर करेंसी छापते 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 इतना छापने लगे कि इनका करेंसी का डीवैल्यूएशन होना चालू हो गया, इनका वैल्यू गिरने लगा। तो पहले जर्मन मार्क हुआ करता था इनका करेंसी, तो 1 अप्रैल में इनका जो यूएस डॉलर, 1 यूएस डॉलर था, वो किसके बराबर था? 24,000 जर्मन मार्क्स के बराबर था। जुलाई में इसका वैल्यू और गिरता है और 3,53,000 जर्मन मार्क लेकर के आओगे, तब वो $1 के बराबर होगा। अब $1 बराबर मतलब समझ लो अपने यहाँ भी 80 पैसा करीब करीब है, ठीक है, 80 पैसा 82 पैसा है। अगस्त में 46,21,000 जर्मन मार्क्स लेकर के जाओगे, तब तुमको $1 बराबर का कोई जो है कि सामान मिलेगा। और इसके बाद ये चीज करोड़ों में चली जाती है, और जैसे जैसे और समय जाता है, दिसंबर के बाद जो है ये फिगर ट्रिलियंस में चला जाता है। कहने का मतलब तुम पूरा बोरा बोरा भर के पैसा लेकर के आ रहे हो एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए, ठीक है। इतना खराब स्थिति था जर्मनी का। अब इस स्थिति को बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब चीजों के दाम इतना ज्यादा बढ़ जाएं, जैसे तुमसे बोला जाए कि तुम जाओ पार्ले जी का एक पैकेट लेके आओ और सामने दुकानदार तुमसे बोले 3 करोड़ रुपए, ठीक है, तुम्हारा हालत पहले ही खराब हो जाएगा, भाई 3 करोड़ रुपया बोल रहा है, सोच के भी नहीं बोल रहा है, बताओ, सीधे बोल दे रहा है, ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन जैसा स्थिति आ गया, भयानक महंगाई, ठीक। और इसके बाद क्या होता है कि जब प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं तो लोग चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते, हर इंसान नहीं कर पाएगा। तो हर इंसान नहीं कर पाएगा, तो यूएस इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था, तो वो क्या कहता है कि चलो ठीक है, हम तुम्हारे इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, सही करेंगे। और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक अमेरिकन ने एक प्लान लेकर के आए लोग, जिसका नाम था डॉज प्लान, ठीक है। इस प्लान का क्या नाम था भाई? डॉज प्लान नाम था। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1924 से लेकर के 28 के बीच में थोड़ा स्टेबिलिटी आया, है ना। ये 1923 की बात है ना, 1923 की बात ये हो रही है। इसके बाद की बात करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसी में हम लोग ये देखते हैं कि
1924 से लेकर के 1928 तक देयर वॉज सम स्टेबिलिटी ड्यू टू द डॉस प्लान, है ना। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 1929 में यूएसए का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स कर जाता है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स करने का मतलब यह है 24 अक्टूबर को एक सिंगल डे में 13 मिलियन शेयर्स बेचे गए। 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड, ठीक। अब इससे क्या होता है यहां पर शुरू होता है द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन यूएसए। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, देखो किसी चीज के सामने ग्रेट लगा हुआ मतलब वो सही में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अच्छी चीज नहीं, अच्छी चीज हो ये जरूरी नहीं है। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अब समस्या क्या हुआ कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया कहां पर, यूएसए में, और उससे डायरेक्टली इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा, जर्मनी के ऊपर पड़ा। अब जैसे हुआ क्या 1929 से 1932 3 साल के बीच में यूएसए का जो इनकम था, नेशनल इनकम था, वो आधा हो गया। यूएसए का नेशनल इनकम वॉज कितना 50% हो गया। फैक्ट्रीज बंद हो गई और पूरा का पूरा यूएसए उससे अफेक्ट हुआ। और उसके साथ साथ जितने भी देश यूएसए से जुड़े हुए थे, जो ट्रेड कर रहे थे या फिर जो यूएसए जिनको इकोनॉमिकली सपोर्ट कर रहा था, वो सारे के सारे देश क्या होने लगे भाई, एक एक करके वहां पर भी हालत खराब होने लगी, इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर भी आने लगा। अब जैसे 1932 में जो प्रोडक्शन था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, वो गिर करके केवल और केवल रिड्यूस टू 40% ऑफ 1929 रह गया। मतलब 1929 में ऑलरेडी प्रोडक्शन बहुत कम है, अब क्या हो गया 1932 में प्रोडक्शन गिर करके 40% रह गया, ठीक है। ये एक समस्या हो गई। अच्छा, इसके साथ और क्या होता है, और क्या खराब सिचुएशन आया, अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो 6 मिलियन पहुंच गया, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन कितना हो गया, 6 मिलियन हो गया। 60 लाख लोग देश में अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। अब ये सब नंबर्स बहुत बड़े नंबर्स थे, ठीक। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे जॉब खत्म होने लगा तो लोग प्लाकार्ड्स लेकर के खड़े होने लगे कि भाई विलिंग टू डू एनी वर्क, है ना, कुछ भी काम है बस हमको दो, हमको करना है, ठीक। किसी भी तरीके से हमारे घर में रोटी आए, पैसा आए, है ना। ये समस्या हुआ। छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, रिटेलर्स वगैरह थे, उन लोगों को सबसे ज्यादा लॉस हुआ। स्मॉल बिजनेसेस को सबसे ज्यादा लॉस हुआ। बहुत सारे बिजनेसेस क्या हो गए, बंद हो गए, है ना। बड़े बिजनेसेस भी क्राइसिस में थे और किसान भी क्राइसिस में थे, ठीक है, क्योंकि वो प्रोड्यूस बना तो रहे हैं लेकिन कोई कुछ कहीं बेच नहीं पा रहे हैं, उगा तो पा रहे हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं। और पॉलिटिकली भी वीमर रिपब्लिक थोड़ा सा क्या हो गया, तो फ्रेजाइल हो गया, तो वहां पर भी हालत थोड़ी खराब थी। और हुआ क्या कि बहुत बड़ा टास्क सिंगल पार्टी को मिल गया था। एक ही लोग, कुछ लोगों को ही बहुत बड़ा टास्क मिल गया था कि तुमको अभी क्या करना है, इस इकोनॉमिक डिप्रेशन से लोगों को बचाना है, जॉब्स प्रोवाइड करने हैं, इसके साथ साथ लोगों को मोटिवेट भी करना है, और अपने को क्या करना है भाई, वापस जो एरियाज है उन पे भी कब्जा करना है। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीजें थी। तो आर्टिकल 48 इसी में जो है कि लगा दिया जाता है, जिससे कि प्रेसिडेंट को पूरा पूरा पावर मिल जाता है इकोनॉमी के ऊपर और पूरे पूरे देश के ऊपर, ठीक है। जैसे हम लोग क्या नेशनल इमरजेंसी होता है, वैसे वहां पर आर्टिकल 48 होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 48 लगा दिया गया और ये 239 डेज तक लगा रहा। मतलब ये कुछ दिनों के लिए लगता है, 8 दिन 10 दिन 1 हफ्ते के लिए लगता है कि सिचुएशन जब कंट्रोल में आ जाए तो वापस से वहां पर इलेक्शंस हो और वापस से जो है कि डेमोक्रेसी बहाल की जाए। लेकिन 239 डेज तक आर्टिकल 48 लगा रहा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन अच्छा होने का, सही होने का नाम नहीं ले रहा था, ठीक है।
अब देखो ये है क्राइसिस का टाइम, ठीक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली चीज किसके बारे में, एडोल्फ हिटलर के बारे में, ठीक है, कि वो पावर में कैसे आया। तो देखो हुआ क्या, 1889 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था, और हिटलर जो था वो ज्यादातर अपना जो भी पूरा उसका समय था वो गरीबी में बीता था। वो क्या करता है, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता तो उसमें आर्मी ज्वाइन करता है। अब हिटलर क्या था, हाइट में छोटा था और उतना जो है कि वेल बिल्ट नहीं था, तो उसको एज अ मैसेंजर ही रखा गया कि तुम क्या करोगे, केवल और केवल मैसेजेस पहुंचाने का काम करोगे, तुम लड़ाई में सोल्जर की तरह पार्टिसिपेट नहीं करोगे। लेकिन फिर जब कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जहां पर उसने जो है कि बहुत ही एक्सट्रीम वैलर का वो दिखाया, जो है कि जज्बा दिखाया, वो सब दिखाया, तो उसकी वजह से उसको प्रमोट करके कॉर्पोरल बना दिया गया, ठीक है। अब कॉर्पोरल बना दिया गया, अब उसके बाद फिर क्या करता है कि बहुत सारे मेडल्स मिले उसको, और जब जर्मनी हार गया और जब ट्रीटी ऑफ वर्सली साइन हुआ 1919 में, तो वो जो है कि उस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत एकदम फ्यूरियस था कि भाई क्यों किया तुमने साइन, नहीं करते मना कर देते। अब वो क्या करता है, एक जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करता है 1919 में, ठीक है। 1919 में बहुत छोटी सी पार्टी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी में ज्वाइन करता है, और कुछ साल के अंदर ही वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टेक ओवर कर लेता है और उसका नाम बदल के रख देता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। और इसी को बाद में क्या बोला गया, नाजी पार्टी बोला गया, ठीक है। यही हिटलर का नाजी पार्टी बना, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ, 1923 में, अभी उसके ऊपर बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है पब्लिक का, लेकिन 1923 में वो क्या करता है, बावरिया एक जगह था, बवेरिया एक जगह था, जिसको सीज करने का ये प्लान बनाया, ठीक है। और उसके बाद फिर कहां जाएगा वो, बर्लिन जाएगा और वहां जाके पावर कैप्चर करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसको पहले ही अरेस्ट कर दिया गया और देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर चला, लेकिन बाद में उसको रिलीज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल फिगर है भाई, वो अगर उसको तुम बहुत ज़्यादा तुम पनिश करोगे तो लोग जो है कि गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर उस टाइम की गवर्नमेंट ने उतना ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये भी कोई थ्रेट है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये नाजीज क्या करते हैं, 1930s तक इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन जो 1928 के बाद का क्राइसिस था, उस क्राइसिस की वजह से, जो ग्रेट डिप्रेशन था उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो अब एक सेवियर ढूंढ रहे थे, एक मसीहा ढूंढ रहे थे जो इनको इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकालेगा। अब था क्या कि उसी टाइम पे नाजीज ने अपना प्रोपोगेंडा चलाना चालू किया। प्रोपोगेंडा समझते हो क्या होता है? प्रोपोगेंडा मतलब कोई झूठ इतनी बार बोला जाए, इतना लाउडली बोला जाए कि वो सच की तरह साउंड करने लगे, उसी को हम लोग प्रोपोगेंडा बोलते हैं। और उसको सही साबित करने के लिए बाकी सारी चीजों को बिल्कुल ही डिस्प्रूव कर दिया जाए, गलत बोल दिया जाए, ठीक है। ये प्रोपोगेंडा होता है। तो नाजीज भी प्रोपोगेंडा चलाने लगे और बोलने लगे कि भाई तुम नाजी पार्टी का सपोर्ट करो और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। 1928 में नाजीज को केवल और केवल 2.6% वोट मिला था। इलेक्शन हुआ था, उसमें केवल 2.6% वोट मिला था, ठीक है, 1928 में। और 1930 का जो इलेक्शन होता है, 1932 का जो इलेक्शन होता है, उसमें ये सबसे बड़ी पार्टी बन गई 37% वोट से। इतना बड़ा इंक्रीज, इतना बड़ा इंक्रीज, 37% वोट इसको मिला, नाजी पार्टी को। अब इसके बाद क्या होता है कि अच्छा, एक और चीज, इसकी सक्सेस का कारण क्या था? इसके सक्सेस का कारण था सबसे पहली चीज कि लोगों का जो भी समस्या था उस समस्या को ये लोग एड्रेस कर रहे थे, ठीक है। और एक सिंगल लीडर की लीडरशिप में काम कर रहे थे। वहां किसी भी तरीके का कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं था कि हाँ भाई 4 लोग मिल करके एक काम करेंगे जा करके, ठीक है, जिसको एक आदमी कर सकता है। वहां ये चीज नहीं थी, डिसीजन मेकिंग बहुत ही क्विक था, ठीक। दूसरा, प्रॉब्लम को समझ रहे थे। और तीसरी चीज, जो लोग सुनना चाह रहे थे वो लोगों को सुनाया जा रहा था, ठीक है। तुमको अगर तुम्हारे काम की बात बताई जाएगी, तुम बड़े प्यार से बैठ के सुनोगे, ठीक। तो उसी टाइम पे हिटलर क्या था, एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर था, ठीक है, पूरा एकदम एनर्जेटिक था, बहुत ज्यादा एनर्जी थी उसके स्पीचेस में, ठीक। और वो क्या करता था, वो एक प्रॉमिस किया लोगों को कि हम एक बहुत ही स्ट्रांग नेशन बनाएंगे, ठीक है, हमारा विल पावर भी स्ट्रांग होगा, हम फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे, हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होंगे, है ना। और जो भी इनजस्टिस हुआ वर्सलीज की ट्रीटी में, उस इनजस्टिस का बदला लिया जाएगा, जर्मनी के डिग्निटी को रेस्टोर किया जाएगा,
ठीक है। और क्या क्या हो बोला, और अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता है कि अगर जर्मन वर्कर्स पार्टी या फिर जो तुम्हारा नाजी पार्टी है वो पावर में आती है, हम पावर में आते हैं, तो सबको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, और उसके साथ साथ यूथ को एक सिक्योर फ्यूचर मिलेगा। ठीक। और बोला कि जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है जर्मनी के ऊपर, उस सारे फॉरेन इन्फ्लुएंस को हम लोग भगाएंगे। अब देखो होता क्या है, डिक्टेटरशिप की शुरुआत यहीं से होती है कि कोई भी बाहर का आदमी, देखो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं जिंगोइज्म। ठीक है, एक होता है ग्लोबलिज्म, एक होता है जिंगोइज्म। तो ग्लोबलिज्म मतलब क्या हो रहा है भाई, हम अलग अलग देश में सारे पूरे दुनिया से जो है कि जुड़े हुए हैं। ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जा रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह एम्प्लॉय जो है कि अपना जो फैक्ट्री सेटअप करना है, कंपनी सेटअप करना है, ये सब चीज के लिए जा रहे हैं। लोग एक जगह दूसरी जगह घूमने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। जिंगोइज्म में क्या होता है कि हम अपने ऊपर इतना ज्यादा जो है कि वो कर लेते हैं, पास कर लेते हैं कि भाई हमको किसी और की जरूरत नहीं है, और हमारे बॉर्डर्स सारी दुनिया के लिए बंद हैं, हमसे बढ़िया कोई नहीं है। ठीक है, हमारा पूरा अप्रोच इनवर्ड लुकिंग हो जाता है। ठीक। और जब भी हम लोग पूरी दुनिया को देखते हैं तो उनको हम लोग दुश्मन की नजर से ही देखते हैं, दोस्त की नजर से नहीं देखते। ये होता है जिंगोइज्म। ठीक है, तो ऐसा ही चीज यहां पर जर्मनी में भी हो रहा था। और जिस स्टाइल से ये जो है कि हिटलर अपनी बातों को लोगों के सामने रखता था, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी। इसके साथ साथ अपना पावर शो करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए क्या करना चालू किया, सिंबल्स का यूज करना चालू किया। जैसे जो नाजी सल्यूट है, जो तुमने फर्स्ट पेज पे देखा था, नाजी सल्यूट जो है कि बहुत वो था, प्रोमिनेंट चीज थी उस टाइम पे, सिंबल था। उसके साथ साथ जो रेड बैनर्स हैं, रेड कलर के फ्लैग्स हैं जिससे स्वास्तिक बना हुआ है। ठीक है, तो स्वास्तिक हम लोग यहां से लेके गया है, अपना स्वास्थ्य डिजाइन नहीं किया, हम ही लोगों का लेके गया, कॉपी कर लिया। ठीक है। और उसके साथ साथ जब भी ये लोग रैलीज करते थे, पॉलिटिकल रैलीज करते, तो बहुत बड़ी बड़ी रैलीज करते थे। ठीक है, मतलब लाखों की संख्या में लोग हैं, कोऑर्डिनेटेड एक्शन है उनके, मतलब ऐसा लगता था कि ये सारी चीजें वेल रिहर्स्ड हैं। हिटलर अपनी स्पीचेस बोलता था, उसमें कहीं पर भी फंबल नहीं होता था, वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके और रिहर्स करके वो जाता था, ताकि किसी भी तरीके का लोगों के मन में डाउट न रहे। ठीक है, क्योंकि भाई अगर कोई लीडर है, वो उसकी जबान अगर लड़खड़ाई, तो इसका मतलब क्या होगा कि लोग उसके ऊपर विश्वास करना कम कर देंगे कि भाई देखो ये कैसे बोल रहा है। ठीक है। खैर, इसके बाद क्या हुआ, हाँ, अगला इवेंट होता है जब 30 जनवरी 1933 को, 30 जनवरी 1933, प्रेसिडेंट वहां के जो थे हिंडनबर्ग जिनका नाम था, वो क्या करते हैं भाई, हिटलर को चांसलरशिप ऑफर करते हैं। जैसे जो अपने यहाँ चांसलरशिप क्या होता है, जैसे अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, सारे मिनिस्टर्स का हेड या फिर गवर्नमेंट का हेड, उसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। वैसे ही वहां पर कौन हुआ करता था, चांसलर हुआ करता था। आज भी चांसलर्स हैं जर्मनी में। ठीक है, तो चांसलरशिप किसको ऑफर किया गया, हिटलर को ऑफर किया गया। ठीक है। अब इसी में क्या होता है, जर्मनी के पार्लियामेंट में आग लग जाती है। ठीक है, फरवरी में, पता नहीं कैसे आग लग जाती है। ठीक, फरवरी 1933 में आग लग गई। आग लगने के बाद एक फायर डिक्री साइन हुआ 28 फरवरी 1933 को, जिसकी वजह से जितने भी सिविल राइट्स थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, फ्रीडम ऑफ प्रेस था, फ्रीडम ऑफ असेंबली था, या फिर जितने भी टाइप के फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिले हुए थे, सिविल राइट्स मिले हुए थे, वो सारे के सारे राइट्स क्या कर लिए गए, लोगों से छीन लिए गए। और अब क्या बोला गया कि एक इनेबलिंग एक्ट पास किया गया मार्च में, 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट पास किया गया। इनेबलिंग एक्ट से हिटलर को पूरा का पूरा पावर, जितना भी पावर था पार्लियामेंट के पास, वो सारा पावर हिटलर के पास आ गया। और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि केवल और केवल पूरे के पूरे जर्मनी में एक ही पार्टी रहेगी जिसका नाम है नाजी पार्टी, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दी गई। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि अब एक एक करके जो लोग इनको अपोज कर रहे थे, जैसे जितने भी सोवियत या फिर सोशलिस्ट लोग थे, जो वो सोशलिस्ट क्या करते थे, इन लोगों को अपोज करते थे, हिटलर को अपोज करते थे। तो जितने भी वो थे सोशलिस्ट वगैरह थे, उनको क्या किया गया, एक एक करके अरेस्ट किया गया। सोशलिस्ट हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, उनको अरेस्ट किया गया। अब जैसे एक शहर था डसेल्डोर्फ, ठीक है, तो डसेल्डोर्फ में क्या था, 6,000 या 7,000 के अराउंड अरेस्ट हुए थे, जिसमें से 1400 लोग क्या थे, कम्युनिस्ट थे। और केवल किस लिए अरेस्ट किया गया, क्यों, क्योंकि हम तुम्हारे पॉलिटिकल पार्ट, तुम्हारे जो पॉलिटिकल एजेंडा है, हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है, तुम जिस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हो, हमको वो पसंद नहीं है। कोई क्राइम नहीं किए, ठीक है, लेकिन तुम्हारी पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हैं।
तो उस वजह से उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अरेस्ट करने के बाद वो कहाँ गए, क्या जो है कि उनका हालत था, उसको लेकर के कोई भी जो है कि वो नहीं किया गया, डिस्कशन नहीं किया गया। अब इसके साथ साथ हिटलर क्या करना चालू किया, कंट्रोल को और मजबूत को, पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए क्या करना शुरू किया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सर्विलेंस करना चालू किया कि कौन आदमी क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। अब फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट पुलिस के वो बनाए गए, डिविजन्स बनाए गए, एसएस बनाया गया, स्टॉर्म ट्रूपर्स बनाया गया, एसए बनाया गया, गेस्टापो बनाया गया, ये सारे के सारे जो भी सीक्रेट पुलिस वगैरह बनाई गई, ये सब के सब लोग क्या करते थे, सिटीजन्स के ऊपर नजर रखते थे कि कौन किस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कौन ऐसा है जो नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, किसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कौन मेंबर क्या बात बोल रहा है, लोगों में चाय की दुकानों पे बाहर निकल करके क्या डिस्कशन हो रहे हैं, किस कम्युनिटी में किस लोकेलिटी में क्या डिस्कशंस हो रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ों पे के ऊपर नज़र रखा जाने लगा, कौन आदमी कौन सा लिटरेचर पढ़ रहा है, ये सब कुछ पे नज़र रखा जाने लगा। ठीक है, और जिनको भी देखा जाता था कि ये नाजी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं या बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन ओनली, उनको उठा करके गेस्टापो के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाने लगा, टॉर्चर के लिए डिफरेंट डिफरेंट चेम्बर्स वगैरह में भेजा जाने लगा। ठीक है, और पुलिस को पूरा का पूरा रूल, पूरा पूरा वो दे दिया गया, क्या कहते हैं, कंट्रोल दे दिया गया कि भाई तुमको जैसे सिचुएशन को कंट्रोल करना वैसे तुम कंट्रोल करो, इन एनी वे यू सी फिट। ठीक है, ये पूरा का पूरा हालत था उस टाइम पे जर्मनी का। कहने का मतलब किसी भी तरीके का फ्रीडम नहीं, किसी भी तरीके का कोई तुमको जो है कि पॉजिटिविटी नहीं। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होता है, हम लोग अब जानेंगे किसके बारे में, कि अब हिटलर पावर में आ तो गया, अब इसके बाद क्या करेगा। इसके बाद देखो अगला सिचुएशन क्या होता है कि इकोनॉमिक रिकवरी भी तो करनी है, और ये इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए एक आदमी को हायर किया गया जिसका नाम था हालमार शार्ट्स। ठीक है, जो जिसको पूरा का पूरा जिम्मेदारी दिया गया कि भाई इकोनॉमी वापस जो है कि अपने ढर्रे पे कैसे आएगी। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था उस टाइम का। तो ये बोला, ये किया कि भाई हम क्या करेंगे, हम स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चलाएंगे। स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, देश प्रोवाइड कर रहा होगा, जर्मनी प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ, क्या किया जाने लगा, सबसे पहले जर्मनी में इस टाइम पे सुपर हाईवेज बहुत सारे हैं, मतलब हाईवेज नहीं है, सुपर हाईवेज हैं, 20-20, 50-50 लेन की सड़कें हैं। ठीक है, सुपर हाईवेज का कंस्ट्रक्शन कराना चालू कर दिया गया। ठीक, अब सीधी सी बात है, किसी भी देश में जिसका इकोनॉमिक हालत बहुत खराब, बहुत अच्छा नहीं है, वहां पर अगर इस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम कराया जाएगा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कराया जाएगा तो वो देश के काम ही आएगा, अच्छी चीज होगी। ठीक, और इसके साथ साथ एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन क्या करता था, इसको बोला जाता था पीपल्स कार। ठीक है, ये लोगों की कार है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाने लगा। जर्मन इंजीनियरिंग को बहुत ज्यादा जो है कि रिफाइंड और जो है कि वो किया गया। अब इसके बाद क्या होता है, इन चीजों की वजह से जर्मनी में काफी स्टेबिलिटी आया भी। ठीक है, बहुत सारा जो है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, लोग जो है कि थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे। लेकिन हिटलर ये चीज नहीं चाहता था कि भाई देश पूरा पूरा स्टेबल हो जाए। क्यों? क्योंकि जो आग लगी है उस आग को बनाए रखना है, बरकरार रखना है। और हिटलर अपने पॉलिटिकल जितना भी फॉरेन पॉलिसीज वगैरह थे या फिर जो भी पॉलिसीज थी उसमें भी यही सेम चीजें रिआइटरेट करता है। कैसे करता है? लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि अगर किसी देशों के बीच में मतभेद होता है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है, तो उसको वहां पर रिजॉल्व किया जाए। तो हिटलर क्या करता है भाई, 1933 में लीग ऑफ नेशंस से बाहर आ जाता है। कहता है कि हम लीग ऑफ नेशंस में नहीं मानते, विश्वास नहीं रखते। ठीक है, और राइनलैंड के ऊपर जाकर के दोबारा से कब्जा कर लेता है। अब देखो, राइनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नाजीज लगातार अपने प्रोपेगेंडा में बोल रहे थे कि हम पावर में आएंगे तो राइनलैंड को वापस लेके रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ कि ये लोग राइनलैंड को रीऑक्यूपाई करते हैं। उसके साथ साथ 1936 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर देते हैं। ऑस्ट्रिया के ऊपर भी कंट्रोल हो गया अब। ठीक है, और 1938 में एक सिंगल स्लोगन दिया गया, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। और वो वन लीडर कौन था हम सबको मालूम है। ठीक है, अब इसके साथ साथ चेकोस्लोवाकिया में जाता है हिटलर और उस पर भी जाके कब्जा कर लेता है। अब हुआ क्या कि ये सारी की सारी चीजें और भी देश थे वो देख रहे थे, लेकिन
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस इतना हार्श ये लोग साइन किए थे या करवाए थे जो भी एलाइड पावर से, तो एलाइड पावर दोबारा से उस चीज को लेकर के हार्श होना नहीं चाहते थे। उनको लगा कि यार ये चीज चलो ठीक है, कुछ समय के बाद सही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हिटलर जो था यहां पर रुकने वाला नहीं था, ठीक। अब हिटलर यहां पर रुकने वाला नहीं था। अब हिटलर क्या करना चालू किया, रीआर्मामेंट करना चालू किया। रीआर्मामेंट मतलब बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया हथियार बनाने में, वेपन्स बनाने में। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे जब इकोनॉमी उतनी ज्यादा जो है कि बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, उसका हालत बहुत खराब है, उस पर्टिकुलर टाइम पे हालमार शार्ड उसको बोला कि भाई देखो ऐसा है, अभी थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट कर लेने दो, रीआर्मामेंट का काम अभी मत करो, ठीक। कि अभी धीरे धीरे हम लोग जो है कि लाइन पे आ रहे हैं, ऐसा सिचुएशन ना आए कि सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाए, ठीक है। हमको जिस काम के लिए रखे हुए हो हमको वो काम करने दो। लेकिन हिटलर उसकी बात नहीं माना, और जो भी इंसान हिटलर के खिलाफ जाता था या कुछ भी बोलता था उसको उस पोजीशन से हटा दिया जाता था। हालमार शाह के साथ भी वही सेम चीज हुआ, उसको भी क्या कर दिया गया, डिस्क्रेडिट कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। और हिटलर अब क्या हुआ भाई, अब हिटलर आर्मामेंट करने लगे, दोबारा से हथियार बनाना शुरू कर दिया, आर्मीज जो है कि क्रिएट करना चालू कर दिया, बनाना चालू कर दिया, लोगों को हायर करना चालू कर दिया। और अब क्या होगा, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एडवेंट है, यहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी तो हम लोग जो है कि बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड, इस वीडियो को पूरा देखो, जो भी क्वेश्चंस है इस वीडियो से रिलेटेड उसको कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर तुरंत मिलेगा तुमको। और जो भी चीज़ के ऊपर वीडियोस चाहते हो स्पेसिफिकली, उसको भी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपके जो भी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने का। और जय हिंद स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।